गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है, आज मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करते हुए आगे बढ़ूँगा कि अभी तक हमने कितना इसमें पढ़ लिया है, कितना अपन डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले अपन ने सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी से शुरू किया था। इसके बाद हमने इसमें क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े, जिसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड की बात की। फिर अपन ने क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टलाइन होती है, तो क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, उनके अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिससे डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अभी हम डेंसिटी निकालना भी सीखेंगे। फिर हमने अपने रेडियस रेशो के बारे में पढ़ा, क्योंकि जब अपन कोई भी पैकिंग करते हैं तो उसमें क्या बॉइड्स रह जाते हैं और उनमें क्या होते हैं छोटे पार्टिकल्स उसमें फिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड है तो कैटायन क्या होता है, छोटा होता है, एनाइन बड़ा होता है। तो एनाइन जो है वो तो क्या बना लेता है, लैटिस बना लिया, और उसमें कैटायन किसमें, बॉइड्स में फिक्स हो गया। फिर हमने बॉइड्स भी पढ़े, जैसे कितने तरह के होते हैं आपके ऑक्टाइडल बॉइड्स, टेट्राइडल बॉइड्स, ठीक है ना। तो अभी अपन के रेडियस रेशो के बेसिस पर कौन कौन से क्रिस्टल्स बन सकते हैं, कितने टाइप से क्रिस्टल बन सकते हैं, तो अपन रेडियस रेशो के आधार पर बता सकते हैं कि इसमें इस टाइप का क्रिस्टल बनेगा। उसके बाद हम आगे कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे क्रिस्टल के। तो अभी अपन ये देख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशो। तो रेडियस रेशो हेल्प्स टू डिटरमाइन द, रेडियस रेशो तो हम पढ़ चुके हैं, कैटायन का रेडियस अपॉन एनायन का रेडियस, या अपन ये भी कह सकते हैं बॉइड्स का रेडियस और अपॉन स्फीयर का रेडियस। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब रेडियस रेशो से अपन क्या कर सकते हैं, रहते हैं कि रेडियस रेशो ठीक है। रेडियस रेशो हमने पढ़ा है क्या, बॉइड्स का रेशो अपॉन स्फीयर का रेशो, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशो हेल्प्स टू determine the shape of क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल की शेप के बारे में ये बता सकती है। जैसे एक तो मैंने आपको बताया ही था, अगर अपन देखें, आपने जैसे देखा था, अगर आपका रेडियस रेशो, एक तो हमने पढ़ा था, जैसे निकाला था 0.414, ठीक है। दूसरा हमने एक आपको बताया था 0.225 बताया था। एक आपके होता है 0.725, 0.710, ठीक है। और एक आपके होता है लास्ट आपके 1 तक। दूसरा एक इससे कम भी होता है, 0.115 भी होता है, ठीक है, 115। और एक आपके ये बोलते हैं इसको अपन, ये होता है आपका 0.115। तो इतने आपके रेडियस रेशो होते हैं। तो इनकी अपन रेंज के बेसिस पे अपन पता लगा सकते हैं। अगर हमें रेडियस रेशो पता है तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस शेप का ये आपका क्रिस्टल बनेगा। जैसे अगर आपका क्रिस्टल क्या है, 0.225 से 0.414, अगर आपका रेडियस रेशो इस रेंज में है तो ये आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल बनेगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है।
टेट्राहेड्रल क्रिस्टल बनता है। और अगर आपका रेडियस रेशो 414 से 0.710 कितना है, 0.710, ये 732 है, ठीक है, 732 के आपके बीच में है, तो आपका क्या बनेगा, ये ऑक्टाहेड्रल। पता है रेडियस रेशियो बढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, कैटायन का साइज बढ़ रहा है, कैटायन का साइज बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा एनाइंस उसके चारों ओर लग सकते हैं, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर अपन देखें तो टेट्राहेड्रल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 4, ऑक्टाहेड्रल में कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 6, ठीक है। अगर आपका ये 0.732 से 1 के बीच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर और भी बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा, और जब ये आपके स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, क्यूबिक, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया है कि ये बच गया ना, तो अगर मान लीजिए आपका 0.155 से कितने तक है, 0.225 तक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये और भी कम हो जाएगा। देखिए रेडियस कम हो गया तो कम एनाइंस इसके साथ अटैच होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और भी कम होगा। अब हम पढ़ चुके हैं ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी भी सेंटर एटम को जितने अदर स्पेयर्स या एटम्स टच किए होते हैं उसका सेंटर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। तो आप देखिए तो इस तरह से अपने को अगर रेडियस रेशो की रेंज पता है, अगर इस रेंज में आ रहा है तो टेट्राहेड्रल होगा, इस रेंज में आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल, इस रेंज में आ रहा है तो क्यूबिक, और इस रेंज में आ रहा है तो ट्रायंगुलर प्लेनर। तो कई बार अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं और उनमें अपने को रेडियस रेशो अगर पता है तो हम उससे उसकी शेप के बारे में पता कर सकते हैं और उससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बताना था। अब हम मेन यहाँ पर बात करते हैं डेंसिटी की। जैसे मैंने बताया था आपको कि जब ये पैकिंग होती है तो क्लोजली पैक रहते हैं, क्लोजली पैक रहते हैं तो उसकी क्या होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। और एक चीज़ और बताई थी कि जो यूनिट सेल की डेंसिटी होती है वही किसकी होती है, पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी होती है, सॉलिड की डेंसिटी होती है। तो हम यहाँ पर यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। अब अपन बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, फिर इस पर एक दो हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि किस तरह से होता है, और आपके एग्जाम में भी आते हैं अक्सर डेंसिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके आते हैं। इससे अपन 2-3 चीज़ें निकाल सकते हैं। अभी आपको पता लग गया फॉर्मूले में किस तरह से निकालते हैं। देखिए डेंसिटी अगर अपन देखें, डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी ऐसे लिख लीजिए डेंसिटी क्या होगी, मास ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी उस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है और उसमें जो एटम्स हैं उनका मास क्या है। अगर अपने को ये पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब देखिए कोई भी यूनिट सेल होती है, अभी हमने पढ़ा जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल थी तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए, 1, बॉडी सेंटर्ड में 2 आए, फेस सेंटर्ड में 4 आए, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स यानी कितने उसमें नंबर ऑफ एटम्स है यूनिट सेल में, इनटू मास ऑफ एटम।
यहाँ पे जो स्मॉल m है ये क्या बता रहा है, मास ऑफ n एटम, यानी एक एटम का मास कितना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखिए अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपन कैसे निकालते हैं, एज लेंथ से। पहले भी निकाला था अपन ने जब अपने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, Z इंटू एम अपॉन ए क्यू। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ए क्यू के, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है, एज लेंथ, एज लेंथ। ठीक है, अब देखिए एज लेंथ हमेशा होती है ना, वो किस में, तो पिकोमीटर में, यानी जो अपन इसकी यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं, पिकोमीटर, पिकोमीटर है ना। और 1 पिकोमीटर किसके बराबर होती है पता है आपको, 10⁻⁻12 मीटर के, 10⁻12 मीटर के। और अगर इसको सेंटीमीटर में लिखें तो क्या होगा, 10⁻10 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब डिपेंड करता है कि जो मास ले रहे हैं वो आप किस में ले रहे हैं। अगर मास आप MKS सिस्टम में किलोग्राम में ले रहे हैं तो वॉल्यूम किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। अगर मास आप ग्राम में ले रहे हैं, CGS सिस्टम में ले रहे हैं, तो वॉल्यूम फिर आप किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अब आप देखिए ये तो आपके वॉल्यूम की बात होगी। अब अपन बात करें n, क्योंकि Z तो यहाँ पर आपको पता है, Z क्या है यहाँ पर, Z इज इक्वल टू आपके है क्या, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। यानी जो भी आपको यूनिट सेल दी हुई है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। अब m कैसे निकलेगा, यानी मास ऑफ 1 एटम कैसे निकालेंगे अपन, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मास ऑफ 1 एटम कैसे निकालेंगे, मोलर मास, ग्राम मोलर मास ऑफ द एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये क्या हो गया, ग्राम मोलर मास अपॉन एन एवोगाड्रो। ये क्या आती है, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, ये अपन जानते हैं। अगर ग्राम मोलर मास को हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर 1 मोल के बराबर होता है और ग्राम मोलर मास कितने, 1 मोल का मास होता है। ठीक है, तब अपन यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हैं, देखिए फॉर्मूले में Z, एक तो फॉर्मूला ये हो गया अपने पास में, Z इंटू कैपिटल M ग्राम मोलर मास, AQ इंटू Na। और अगर वॉल्यूम ग्राम मोलर मास ले रहे हैं तो एज लेंथ अपन किस में, सेंटीमीटर में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए AQ की जगह अपन क्या रख सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम की जगह क्या हो गया, A इंटू 10⁻⁻30। A क्या है, जो भी एज लेंथ है, जितनी भी दे रखी है आपको एज लेंथ, उसको 30 से मल्टीप्लाई करके, 30 से क्यों किया, क्योंकि ये आपके -10 सेंटीमीटर है और इसका क्यूब करोगे आप तो कितना हो गया, -30 इंटू Na। ठीक है, तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी। अब देखिए इससे अपन कई चीज़ें निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर अपने को मोलर मास है दिया हुआ हो, एज लेंथ दी हो और पार्टिकल्स दिए हो, अगर अपने को डेंसिटी दी हुई है, मोलर मास दिया हुआ है, एज लेंथ दी हुई है, तो अपन नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल से फिर अपन टाइप ऑफ यूनिट सेल भी निकाल सकते हैं।
कि किस टाइप की यूनिट सेल से क्रिस्टल बना हुआ है। तो हम इस पर बेस एक दो न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं तो समझ में आएगा। आप ये फॉर्मूला उतारिए पहले, इसमें ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, पूरा ही नोट करें इसमें, क्योंकि फॉर्मूले आपके क्या कई काम आते हैं। इसमें कई कई तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनसे अपन आसानी से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। मोलर मास भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं और डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार लिखिए इसको, फिर अपन इस पर बेस न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं कुछ। देखिए एक न्यूमेरिकल नोट करिए आप। फर्स्ट न्यूमेरिकल नोट करिए, सिल्वर। सिल्वर आप जानते हैं एटम, सिल्वर फॉर्म्स, ये क्वेश्चन है, सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस। CCP समझ गए ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। CCP लैटिस and X-ray studies of its X-ray studies of its crystals show that the age length of its unit cell is कितनी है, देखिए 408.6 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। अपने को क्या निकालना है, सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है। और इसके लिए आपको जो सिल्वर का आप जानते हैं एटॉमिक सिंबल Ag, इसका जो एटॉमिक मास दे रखा है 107.9 यूनिफाइड मास, क्योंकि एक एटम का मास है ना। और इसको अपन चाहें तो 108 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको CCP अरेंजमेंट दे रखा है। CCP अरेंजमेंट दे रखा है तो हमने निकाला था FCC और CCP अरेंजमेंट, सेम बताया था 3 डायमेंशनल में। तो उसमें आपने देखा था जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, 4 पार्टिकल्स होते हैं CCP अरेंजमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अपन तो Z = कितना है 4 फॉर द CCP अरेंजमेंट, और FCC अरेंजमेंट होगा वहाँ पर भी क्या होगा, आपके 4 पार्टिकल्स होंगे। दूसरा आप देखें मास ऑफ सिल्वर, अगर अपन इसको मोलर मास लेते हैं, मोलर मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो मोलर मास किस में हमेशा लेना है, अपने ग्राम में लेना है, ग्राम मोलर मास। ठीक है, अगर कहीं किलोग्राम में दे रखा है तो या तो वॉल्यूम आप किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे, या फिर उसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। यानी मास और वॉल्यूम सेम सिस्टम में आपको रखना है। ठीक है, तो अगर इसको अपन देखें तो यहाँ पर आपके क्या हो गया 107.9 ग्राम पर मोल। अगर इसका अपन मोलर मास लेंगे तो क्या लेंगे, 107 ग्राम पर मोल। दूसरी बात देखें आप, एज लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 408.6 पिकोमीटर। जब आपने इसको ग्राम में लिया है तो वॉल्यूम किस में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, वॉल्यूम क्यूब में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम = क्या होगा 408.6 × 10⁻³
सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा ना, -30। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है। हमारा फॉर्मूला क्या था, D = Z × M अपॉन वॉल्यूम × NA। ठीक है, Z कितना हो गया, 4 हो गया, मास कितना हुआ 107.9 अपॉन वॉल्यूम कितना हुआ 408.6 इंटू 10⁻³ इंटू NA एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। कई जगह इसको 0.22 भी लिखते हैं, तो दोनों ही सही हैं। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो डेंसिटी आती है आपके, सॉल्व करके देख लीजिए आप, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि अपन ने क्या लिया था, मास ग्राम में लिया था, इसलिए इसका ये आपका आंसर। समझ में आया? अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप वीडियो पे भेज सकते हैं, प्ले करके मैं उसका क्लैरिफिकेशन भेज देंगे आपको। ये तो एक न्यूमेरिकल हुआ, इसको नोट करें। इसके बाद एक और आपको बताते हैं, 2 न्यूमेरिकल हम और करेंगे। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए दूसरा न्यूमेरिकल आपको किस तरह से करना है। दूसरा न्यूमेरिकल आपका वॉइड्स पर बेस्ड है। हमने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़े हैं, तो उस पर बेस्ड है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। वो देखिए, मैं एक आपको तरीके से एग्जांपल बता रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स के, आप इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स करें। अगर किसी भी एग्जांपल में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप भेज दें, मैं उसको आपका सॉल्यूशन बना के अपलोड कर दूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ कंपाउंड forms hexagonal close packing structure, ठीक है। What is the total number of voids? What is the total number of voids? Total number of voids in 0.5 mole. 0.5 mole of it. 0.5 mole of it. Okay. How many of these are tetrahedral voids? How many of these are tetrahedral voids? ठीक है, तो इसको देखिए किस तरह से अपन निकालेंगे। अब आपको मालूम है कि FCC अरेंजमेंट, अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो एक स्पेयर के साथ में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। विद ईच स्पेयर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर एसोसिएटेड, ये हमने पढ़ा है पहले, तो उसी के बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए अपन कंसीडर करके चल रहे हैं, अपन ने मान लीजिए 1 पार्टिकल कंसीडर किया, 1 एटम मॉलिक्यूल जो भी है आपके, तो 1 पार्टिकल हमने कंसीडर किया, तो 1 के साथ आपके क्या होता है, 1 के साथ क्या होगा,
1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, जब भी 1 पार्टिकल की अपन बात कर रहे हैं तो उसके साथ 1 तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एसोसिएट होगा और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब अपन वॉइड्स निकालते हैं इसके। ठीक है, आपको मालूम है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो अपने पहले यहाँ पर अपन निकालेंगे पार्टिकल्स का नंबर कि इसमें पार्टिकल्स कितने हैं। ये तो हमें मालूम है कि 1 पार्टिकल के साथ 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, लेकिन 0.5 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे ये तो पता हो अपने को पहले। ठीक है, तो 0.5 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे आपको मालूम है। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे पार्टिकल्स, बहुत सिंपल है, 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। 0.5 का मतलब हाफ हो गया ना, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितने पार्टिकल्स हुए, 3.012 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो गए। ठीक है ना। अब सीधी सी बात आ गई, जब इतने पार्टिकल्स हैं तो वॉइड्स आप निकाल सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, क्योंकि आपको मालूम है ईच पार्टिकल के साथ कितना 1 है तो वो तो सेम ही हो जाएगा, 1 इंटू 2 3.012 इंटू 10⁻³ इन जितने मोल है सबसे पहले इसमें आप पार्टिकल निकाल लीजिए और फिर अपने को ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ही आपकी, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो क्या हुए, सेम हो जाएगा। अगर अपन टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो कितने होंगे, ईच पार्टिकल के साथ कितने 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है तो इतने पार्टिकल्स के साथ कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3.012 इंटू 10⁻23 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो गया, वही हो गया 6.023 इंटू 0.1, ये 1 ही आएगा ये कह देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका इंटू 10⁻23 इतने वॉइड्स हो जाएंगे। तो ये तो क्या हो गया आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो सेम रहेंगे। तो इस तरह से हमें किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में जो कि मोल में दे रखा है या किसी में भी दे रखा है उसमें आप नंबर ऑफ वॉइड्स निकाल सकते हैं। अब हम एक जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वो उसके बेसिस पढ़ रहे हैं कि अपन जेड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जेड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उससे फिर अपन नेचर ऑफ यूनिट सेल के बारे में पता करते हैं कि किस टाइप की यूनिट सेल है। तो इस पर बेसिक न्यूमेरिकल और देखते हैं अपन। देखिए जो न्यूमेरिकल नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है आपके पास, एन एलिमेंट विद मोलर मास, 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम। अब ये एम के सिस्टम में है, किलोग्राम में है, 2 ग्राम पर मोल forms a cubic unit cell, with age length 405 picometer. Full stop. The density
इज, डेंसिटी कितनी दी हुई है 2.7 इंटू 10⁻³ व्हाट इज़ द, क्या पता करना है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल की नेचर क्या है। अब अपने को यहाँ पर देखिए ये किलोग्राम में दे रखा है, तो जो एज लेंथ है वो भी अपन क्या है मीटर क्यूब में रखेंगे, ठीक है। और इससे अपन क्या निकालेंगे, नेचर हम कैसे पता लगा सकते हैं, अपन जेड पता करके कि उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो देखिए फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन वॉल्यूम इंटू NA, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, जेड निकालना है, ये निकालना है। तो जेड निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D इंटू V इंटू NA अपॉन M। बस अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। D आपके क्या है डेंसिटी 2.7 इंटू 10⁻³ इंटू V देखिए कितना है, V आपके वॉल्यूम, पिकोमीटर एज लेंथ दे रखी है, इससे अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा -36। -36 क्यों हुआ, क्योंकि अपन यहाँ को इसमें किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻12 मीटर, और इसको अपन अगर क्यू में करेंगे तो ये कितना हो गया -36, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ये 36 लिया, इंटू, और मैं इधर लिख देता हूँ इसको NA कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर अपॉन मोलर मास, ये दे रखा है आपको 2.27 इंटू 10⁻², ठीक है। अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इससे जो जेड आएगा, आप करके देख सकते हैं, तो जेड आएगा, जेड कितना है यहाँ पर 4, जेड इजिकल टू कितना आएगा 4, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल इक्वल टू द 4। तो इससे अपने को क्या पता लगेगा, इसकी कौन सी पैकिंग है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हैं, तो ये क्या पैकिंग होगी FCC और CCP। CCP में एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते हैं। अपने देखा था ना कि CCP किससे बनता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से। एक तरह से क्या हो गई आपके फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसलिए ये आपका कौन सा अरेंजमेंट हो गया, CCP। पूछा है ना नेचर ऑफ यूनिट सेल, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गई। या टाइप ऑफ यूनिट सेल आपके क्या हो गया, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगी। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते हैं। अगर यहाँ पर ये 2 आता तो कौन सा होता, बॉडी सेंटर्ड होता, था कि नहीं। अगर यहाँ पर 1 आता तो कौन सा होता, सिंपल यूनिट सेल होता। तो इस तरह से जेड के बेसिस पर हम नेचर ऑफ यूनिट सेल के बारे में बता सकते हैं। समझ में आया। तो आज इस वीडियो में हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, और एक जो रेडियस रेशो है उसकी रेंज के आधार पर अपन टाइप ऑफ क्रिस्टल के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, आयनिक क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल बॉइड्स के आधार पर किस किस टाइप के क्रिस्टल्स बन सकते हैं, और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। आज इसमें इसी तक।
आप इसकी डेंसिटी पर बेस्ड, फॉर्मूले पर बेस्ड और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आपसे केवल मास ऑफ एटम भी निकलवा सकते हैं, जैसे स्मॉल एम हमने बताया था ना, एक फार्मूला आपको बताया था, D इज इक्वल टू जेड इंटू स्मॉल एम अपॉन वॉल्यूम। तो कई बार हो सकता है कि आपको एज लेंथ दे दें, क्या दे दें, एज लेंथ दे दी आपको और डेंसिटी दे दी, तो आप मास ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं अगर जेड आपको पता है तो ना। तो इस तरह से इस पर बेस्ड बहुत सारी न्यूमेरिकल्स हैं, डेंसिटी पर बेस्ड आप इनको करके देखिए, और किसी भी तरह की किसी में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको मेरे को बताएं, मैं उसको सॉल्व करके अपलोड कर दूँगा। आज यहीं तक, थैंक यू बेटा।